एसोसिएशन का मेन काम है कि हमारे स्टाफ के साथ में जो समस्या है वो रेलवे के समक्ष रखना और उस समस्या का समाधान निकालना। रेलवे के अंदर में गाड़ियों का सुरक्षित संचालन करने हेतु हम रेलवे से समय समय पे पत्राचार करते हैं। उस पर कभी हमको सक्सेस मिलता है, कभी शायद रेलवे बोर्ड का ईगो सामने आता है, वो सिस्टम को सुधारना नहीं चाहते। ऐसे समय एक संघर्ष भूमिका में हमको आना पड़ता है। आज यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है, इस ब्रांच का बायनल जनरल बॉडी मीटिंग है। इसमें पुरानी बॉडी का अब तक का लेखा जोखा रखा जाएगा और फिर नई बॉडी का गठन भी होगा। और साथ ही साथ आज के डेट में वेस्टर्न रेलवे के समस्त लोको रनिंग स्टाफ का ये कन्वेंशन है। वर्तमान में रेलवे के अंदर में जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, उससे क्या समस्या खड़ी होगी, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में क्या असर पड़ेगा, उसके कारण पब्लिक को क्या इनकन्वीनियंस होगा, उसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे संगठन का मेन लड़ाई जो है कि रनिंग स्टाफ और तमाम वो कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है, यहाँ तक कि हम ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट के भी कर्मचारी हैं, उनको पोस्ट रिटायरमेंट एक सिक्योर लाइफ होना चाहिए, चाहे वो आप भी हो चाहे कोई भी नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों लाई गई थी? क्योंकि आजकल मीडिया के माध्यम से सरकारी तंत्र को ध्वस्त करने की जो कारपोरेट प्रणाली है, उस कारपोरेट प्रणाली में ये बताया जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण बजट के ऊपर में काफ़ी बड़ा असर हो रहा है, जबकि ये गलत प्रचार है। आप लोग इस ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अगर जानकारी लोगे तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे यहाँ पे भारत में पोस्ट इंडिपेंडेंस 1952 तक था। 52 में नया उसमें अमेंडमेंट किया गया। 62 में वो पेंशन स्कीम रोककर कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम चालू किया गया। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एक पोर्शन एम्प्लॉय का आता है, एक पोर्शन एम्प्लॉयर डालता है। तो ये 62 से 72 तक चलते रहा। हमारे देश के सामने में आपको पता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट हमारे सामने 3 युद्ध हुए, 4 छोटे युद्ध हुए और प्रॉक्सी वॉर भी चलते रहा। तो ऐसे समय में गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस के चलते हर महीने का कंट्रीब्यूशन हम एम्प्लॉय के खाते में जमा करने की बजाय वो क्यों न हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए और उसके बदले में पेंशन स्कीम चालू किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में आता था उसको रोककर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना शुरू किया। एक तरह से उन्होंने नेशनल बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगाया, अभी समझ मान लो कि मैं एम्प्लॉय हूँ, आपको जो दे रहा हूँ उस पैसे से मैंने आपको न देते हुए एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का मैंने कमर्शियल पर्पज से यूज़ करना शुरू किया, उससे प्रोडक्टिविटी हो रही। जब मैंने आपका पैसा इस पर लगाया था तब उसकी वैल्यू थी 3 लाख, आज इसकी 3 करोड़ हो गई, तो आपका शेयर वैल्यू बढ़ा। अब उस शेयर वैल्यू के इंटरेस्ट के तौर पे अगर देखा जाए तो वो आपका पेंशन है, और जो आज इसके ऊपर किराया मिल रहा है वो हमको डीए के रूप में दे रही है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम का बजट में कहाँ से आ गया? क्योंकि हमारा पैसे से भाखड़ा नांगल डैम बन सकता है, तो एटॉमिक एनर्जी सेंटर बन सकता है, दुनिया भर के इरिगेशन, इंडस्ट्रियल, स्टील प्लांट, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ। तो आज उसकी जो प्रोडक्ट थी उससे अगर हमको पेंशन दे रही है तो गवर्नमेंट के बजट में कहाँ से फर्क आ गया? तो ये एक गलत जो प्रथा है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो देखो, आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उन्होंने क्या बोला, पेंशन जो है ये बख्शीश ही नहीं है, ये डिप्रेस पे है। डिप्रेस पे बोलोगे तो कौन सा? जो सरकार हमारे प्रोविडेंट फंड पे डालती है। अब गवर्नमेंट ने हमारे प्रोविडेंट फंड में डालने के बजाय अपने तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो पहले तो उसका हिसाब दो ना कि हमारा पैसा आपने कहाँ कहाँ डाला, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है और उस प्रोडक्टिविटी आज क्या है। आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी ने अपने को रीबिल्ड करते समय नेशनल बॉन्ड्स निकाला था।
और वर्ल्ड से लोगों को बोला गया था कि आप हमारे देश के उद्धार के लिए इन्वेस्ट कीजिए, इसके बदले में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। हमारे इंडिया में भी एक हैदराबाद में व्यक्ति है जिसके पास में जर्मन बॉन्ड्स है, उसकी वैल्यू आज हजारों करोड़ रुपए की है। इसके बारे में बीच में आया भी था। वैसा ही अगर हमारा पीएफ का पैसा जो गवर्नमेंट डाली थी, हालांकि वो हमारा डिप्रेस पे है, वो पैसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में हमारा शेयर वैल्यू कितना होता है, उसके बदले में आप जो पेंशन दे रहे हैं और उससे जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो डीए के रूप में दे रहे हैं, तो फिर बजट में कहाँ ही आ रहा है। तो ये एक जो प्रचार गलत चल रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। रही बात है कि रेलवे के अंदर में पोस्ट इंडिपेंडेंट जो क्रोनोलॉजी थी कि हर एक एम्प्लॉय का एक पे ऑफ द पोस्ट था। तो फर्स्ट पे कमीशन में हमारा पे ऑफ द पोस्ट क्या था, जहाँ पर रनिंग स्टाफ का जो सेकंड फायरमैन था उसका पेमेंट था 45 रुपये फर्स्ट पे कमीशन। और उस समय रेलवे के अंदर में टीसी का पेमेंट हुआ करता था 25 रुपये, एएसएम का पेमेंट हुआ करता था 30 रुपये, टीएक्सआर टेक्निकल आर्मी का पेमेंट हुआ करता था 35 रुपये। वहाँ पे मेरे फर्स्ट फायरमैन का पेमेंट जो होता है वो 45 रुपये था, फर्स्ट फायरमैन का था 55 रुपये। तो वो क्रोनोलॉजी मेंटेन होना चाहिए था, 7वां पे कमीशन था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट पे कमीशन में जो हमारा अपर पोस्ट था वो आज लोअर पोस्ट में चालू है। यहाँ तक कि 7वां पे कमीशन में एक ये सिचुएशन आ गई है कि जहाँ हमारे पोस्ट के प्रमोशनल पोस्ट जो अपेक्स है रेलवे के अंदर में, यार्ड में शंटिंग करने वाला सीनियर शंटर और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने वाला मेल एक्सप्रेस लोको पायलट, सभी एक पे स्केल में है। दुनिया में ऐसा कहीं होगा? ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और ये होते समय जो मजदूरों के मसीहा थे, जो फेडरेशन है, फेडरेशन ने अदर कैटेगरी के पे स्केल बढ़ाया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारे पे स्केल जब घट रहे थे तो वो लोग हमारे समर्थन में काम नहीं कर पा रहे। तो हमको हमारी भूमिका लेना पड़ेगा ना, उसके लिए हमारा संगठन लड़ रहा है। हमारा रेलवे बोर्ड की गलत पॉलिसी के अंतर्गत जो सबस्टैंडर्ड पोस्ट है हमारी कैटेगरी के, जैसे मोटरमैन में है जो भर्ती लेके आए हैं, जो मेट्रो में मोटरमैन में काम कर रहे हैं, 50 किलोमीटर के दायरे में काम कर रहे हैं, वो लोग एमएससीपी के अंदर मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन में उनको 5400 का ग्रेड है, यानी कि आज के डेट में वो लेवल 9 में है। और मैं राजधानी लोको पायलट हूँ, नागपुर डिवीजन में, मैं पे लेवल 6 में हूँ। वो वहाँ पर 2.5 लाख पेमेंट उठा रहा, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1.25 लाख, तो ये तो गलत हो गया ना। मैंने हाई स्पीड लोको पायलट के लिए हाईएस्ट लेवल मेडिकल स्टैंडर्ड हाई स्पीड सुपर साइको बोलते हैं, वो सब पास कर रहा हूँ, और उसके बावजूद मेरे को पे लेवल मिल रहा है पे लेवल 6। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये हमको मान्य नहीं है। इसके लिए हमारा संगठन लड़ाई लड़ रहा है। रेलवे के अंदर में हम सेफ्टी से काम करना चाहते हैं, लेकिन सेफ्टी से काम करने को नहीं दे रहा। मैं अगर सेफ्टी पालन करता हूँ तो डिवीजन लेवल पे मेरा बॉस जो है प्रेस्टीज इश्यू बन रहा है। अरे मैं बोल रहा तुम चलो, तुम देखो, कहते कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो मैं हूँ कौन है? क्या रेलवे ऑफिसर को ये मालूम नहीं कि इंडियन रेलवे एक्ट 153, 154, 175 क्या है, जिसमें नियम विरुद्ध काम करने पर सिविल प्रोसिक्यूशन होगा, आईपीसी की धारा लगेगी और उसमें सजा होगी। तो क्या ऑफिसर को मालूम नहीं? लेकिन वो बलि का बकरा ढूंढ रहा है नीचे के लोग। हमारी लड़ाई उसके खिलाफ। हम चाहते हैं कि जनता इस बात को जाने, मीडिया के माध्यम से जाने कि रेलवे के अंदर में सेफ्टी नियम रेलवे बोर्ड बना रहा है, उसको पूरा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है डिविजनल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, और जिसके कारण अभी जो हादसों की जो है सीरीज जो बढ़ते जा रही है, ये मेन कारण है। प्राइवेटाइजेशन में आपको याद होगा कि पहले रेलवे की तरफ से खाना सप्लाई होता था, उसका बजट पास होता था। बजट में 1.5 रुपये की चाय 2 रुपये हो जाती थी और खाना 10 रुपये का 12 रुपये होता था, तो 2 दिन 3 दिन पार्लियामेंट हिलता था। जो 10 रुपये का खाना आज 130 रुपये में हो रहा है, और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में गिरावट हुई। सफरर कौन है? पब्लिक, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप राजधानी में पहले
ट्रैवल करना चाहते थे, क्योंकि वो उसका खाना बहुत अच्छा था, रेलवे सप्लाई। आज IRCTC के माध्यम से सब स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्टर जो है खाना सप्लाई कर रहे हैं। क्या उसमें का खाना खाने लायक है? इसका जनमत किया जाए। और जो जिस टाइप की वर्किंग बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, हम रेलवे के साथ में हैं, लेकिन साथ में काम करते समय हमारा जॉब इवैल्यूएशन होना चाहिए, पे ऑफ द पोस्ट डिसाइड होना चाहिए, प्लस स्ट्रेस एनालिसिस होना चाहिए। हमारे ऊपर में किस टाइप की साइकोमेट्रिक असेसमेंट हो रही है वो निकालना चाहिए। हमारी ड्यूटी और निर्धारण करना चाहिए। रेलवे बोर्ड के पास में हमारे ड्यूटी और डिसाइड करने के अधिकार नहीं है, वो लेबर मिनिस्ट्री का है। आप जानते हैं लेबर लॉज क्या है। लेबर लॉज में ड्यूटी और डिसाइड करने के पावर होते हैं। रेलवे के अधिकारी इस नियम को मानने को तैयार। पीरियडिकल रेस्ट, जैसे संडे को सबको छुट्टी रहती है, वैसे भी हमारे लिए भी 7 दिन में एक रेस्ट होना चाहिए। उसको ये लोग ग्रांट नहीं करते। सिक लीव रिजर्व कोटा होता है, वो ये वैकेंसी फिलअप नहीं कर रहे। इकोनॉमी किस आधार पर? जो रेलवे के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, चाहे वो लोको पायलट हो, और जो पब्लिक रेलवे की प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उनके जान के साथ खिलवाड़ करके, तो हमारा लड़ाई इस खिलाफ है। सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होता है तो प्राइवेट में मिनिमम वेजेस एक्ट होगा क्या? अगर मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं होगा तो पर कैपिटल इनकम क्या होगा? जब पर कैपिटल इनकम नहीं होगा तो नेचुरली इसका इफेक्ट क्या होगा? मार्केट पर। और मार्केट में लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा, इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसका इम्पैक्ट पूरे देश में जहाँ हो रहा है, तो ऐसे समय में हमारे को आने वाले जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हाथ में अभी जो अग्निवीर का जो प्रस्ताव हुआ, आप जानते हैं कि मेक्सिको में भी इस टाइप के प्राइवेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलिट्री फोर्सेस का भर्ती किया। जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो गए तो उनको ड्रग लॉ ने अपनी मिलिट्री में भर्ती करा ली, और पैसा हर आदमी का ईमान खरीद लेता है। तो क्या हमारे देश में इस टाइप की अनस्टेबल सिचुएशन को देखना है? अगर नहीं देखना है तो हमको हमारा रोल निभाना है, और वही हम करने जा रहे हैं। थैंक यू।